हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। नाम है हमारा अंकित और आज मैं यूपी इलेक्शन का एनालिसिस करने वाला हूं आप सबके सामने। सभी सीटों का एनालिसिस करने में 403 सीटों का तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन 403 सीटों की बजाय मैं यूपी इलेक्शन का ही प्योर एनालिसिस करने वाला हूं और कुछ स्पेशल सीटें जिन पे मुझे लगता है कि एनालिसिस की ज़रूरत है। आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत है, आप लोगों के ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करनी चाहिए। उन सीटों का मैं ज़रूर एनालिसिस करूंगा और आप सब बहुत अच्छे से शायद जानते होंगे कि कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन सी पार्टी इस टाइम पे हावी हो रखी है और कितनी सीटें कौन सी पार्टी कौन से राज्य में जीत चुकी है। यूपी इलेक्शन में बिल्कुल बीजेपी का सिक्का चला है और जैसा कि लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार टक्कर कड़ी होगी, सरकार तो बन सकती है लेकिन हो सकता है गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है उसको पूर्ण रूप से बहुमत मिला है और समाजवादी पार्टी वो एक ठीक ठाक जनमत के साथ एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी है। आप कह सकते हैं कि बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी वही काशीराम जी की पार्टी जो कि मायावती इस टाइम पे उसके अध्यक्ष हैं, आज वो अपने दम पर एक भी सीट जीत पाने की हैसियत में नहीं है। एक सीट हालांकि जीती जरूर है उसने, उसका भी आगे मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो माय डियर फ्रेंड्स, कांग्रेस का तो हाल बड़ा बुरा हो चुका है। कांग्रेस की हालत तो कुछ ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई है और उन 2 सीटों को भी अगर हम कहें तो उनको भी नकार सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो 2 सीटें जीती है वो भी उसके अपने दम पे नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं उसमें लोकल लीडर्स का हाथ जरूर है। कांग्रेस ने पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा था तो उसके वजह से कांग्रेस ने तो समस्त सीटों पर ही चुनाव लड़ लिया, लेकिन फिर भी यार 2 सीट बड़ा खराब एवरेज है। पहले तक तो लग रहा था कि कांग्रेस शायद 8-10 सीट ला सकती है, लेकिन पिछले चुनाव में तो कांग्रेस 7 सीट लेके आई थी। इस चुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई, बहुत कम 25% के आसपास कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर पाई है। और बीजेपी का प्रदर्शन हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है एनडीए का, लेकिन फिर भी एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ, जो कि यूपी का एक रिकॉर्ड रहा था पिछले काफी सालों से, अप्रोक्सीमेट 36 ईयर्स से, 36 सालों से, कि कोई भी सीएम रिपीट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार योगी जी ने वो कारनामा किया है जो कि शायद अपने आप में काफी सराहनीय है और उसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम पहली सीट जो कि योगी जी की सीट है अगर उसी का एनालिसिस करें तो योगी जी भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतते हैं, क्योंकि योगी जी लड़ रहे थे गोरखपुर से। तो वहां से उनके खिलाफ कौन है जो उनको टक्कर देगा? गोरखपुर की सभी विधानसभा सीटों में कोई भी ऐसी विधानसभा सीट नहीं है जिसमें योगी जी को कोई टक्कर दे सके। इसके पीछे रीजन क्या है, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई भी जो सिटिंग पर्सन होता है, चाहे सिटिंग सीएम हो चाहे सिटिंग सांसद हो, उसको अगर आगे भी तैयारी करनी होती है तो वो अपने कम से कम कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने पार्लियामेंट्री एरिया में वो काम तो करवाता ही करवाता है। आप लोग माने योगी जी सीएम हैं, आप लोग जाके देखिए गोरखपुर में, गोरखपुर आप लोगों को देखते ही बनेगा। गोरखपुर में चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, यूनिवर्सिटी की बात कर लें, एयरपोर्ट की बात कर लें, माय डियर फ्रेंड्स गोरखपुर में सब कुछ है। और अगर देन है तो पिछले 25 सालों से वहां के सांसद थे योगी जी, काफी कुछ उनका योगदान है। पिछले 5 सालों से तो वो सीएम ही है और पिछले 25 सालों से वो सांसद थे वहां से। सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया था पहले। 25 सालों से वो सांसद थे, तो उनका योगदान बहुत ज्यादा है। अब सिटिंग एरियाज की जैसे बात कर लें तो आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ में तो बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। वहां पे लगभग 90 साल के साहब हैं आलमबादी। आलमबादी साहब
बिना प्रचार किए ही जीत जाते हैं। ना कोई बाहुबल, ना कोई धनबल, ना कुछ। बस कह सकते हैं कि लव समाजवादी है ये। तो वो एरिया जो है आजमगढ़ का, वहाँ पे अखिलेश यादव की सेटिंग है, तो उनकी भी चलती है। उन्होंने अच्छा विकास करा रखा है। चाहे एरिया सैफई की बात कर लें तो यहाँ पे भी समाजवादी पार्टी की चलती है, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने अच्छा खासा विकास करा रखा है। जसवंत नगर से छठी बार एमएलए चुन लिए गए हैं ये शिवपाल सिंह यादव। इन्होंने भी काफी ठीक ठाक डेवलपमेंट वैसे कहने किया हुआ है एरियाज में। तो ये भी लगभग एक अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, जीते तो बहुत लोग हैं। जीतने वालों में से एक नाम जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है और लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि वो जीतेगा, उस नाम का भी नाम है राजा भैया। माय डियर फ्रेंड्स, राजा भैया फिर से एक बार जीत गए हैं इलेक्शन, और उन्होंने उसके साथ ही उनकी सीट के बगल वाली सीट, उस पर भी अपने सहयोगी को इलेक्शन जिता दिया है, जिसपे उनका आदमी ही इलेक्शन लड़ता है। तो कह सकते हैं कि राजा भैया का उस प्रतापगढ़ एरिया में दबदबा पूरी तरीके से कायम रहा। अभी भी उस एरिया में अभी भी कोई भी व्यक्ति राजा भैया को टक्कर देने की हैसियत में नहीं है। सुबह एक बार खबर मिली थी कि राजा भैया पीछे चल रहे हैं। लोगों को लगा कि क्या कोई अनहोनी होगी, लेकिन फिर वही बात, तो राजा ही होता है साहब। कौन है जो उसको टक्कर देगा? ऐसा नहीं है। एक आम जन की भाषा है, आम जन कहते हैं कि राजा भैया ने वहां पर विकास किया है। आप जाइए वहां पे देखिए, आपको देखने के बाद पता चलेगा कि नहीं वास्तव में उनके एरिया में कुंडा में डेवलपमेंट हुआ है। राजा भैया वास्तव में डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक राज परिवार से आते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा करप्शन करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। उनके पास पर्याप्त पैसा है, तो वो अपने पैसे से एक विकास कराएंगे। एक धारणा होती है लोगों की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अखिलेश यादव जी। मैंने आपको बताया अखिलेश यादव जी तो खैर इलेक्शन जीत ही गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा क्यों नहीं रहा जितनी अच्छी की उम्मीद की जा रही थी। कई सारे रीजन हैं इन सबके पीछे। माय डियर फ्रेंड्स, कई सारे और दिग्गज चेहरे, अगर हम बात करें राम गोविंद चौधरी, राम गोविंद चौधरी भी चुनाव हार चुके हैं। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तीसरे नंबर पर रहे मेरे भाई। जब प्रदेश अध्यक्ष ही इतने ज्यादा वोटों से हार रहा है, तो आप किस बेसिस पर उम्मीद करेंगे कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन होगा? और बात करते हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की। भाई साहब, इनको कोई नहीं मिला, अखिलेश यादव के सामने लड़ गए, हारे हैं 67,504 वोटों से। संगीत सोम सरधना से विधायक थे बीजेपी के, शायद आप लोगों ने सुना हो मुजफ्फरनगर दंगे। जी हाँ, मुजफ्फरनगर दंगों वाले ही हैं ये संगीत सोम, बीजेपी विधायक। हारे हैं इस बार 18,200 वोटों से। सतीश द्विवेदी जी भी चुनाव हार चुके हैं 1662 वोटों से। उपेंद्र तिवारी चुनाव हारे हैं 19,354 वोटों से। रामवीर उपाध्याय 6,467 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। अगर कुछ दल बदलुओं की बात कर ले तो भाई यूपी में इस बार दल बदलुओं की नहीं चली, ज्यादातर दल बदलू हार गए। अगर उनकी हम बात करें तो कौन है वो दल बदलू? पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं, वही चुनाव हार गए, और उनको हराया है सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने। उसके बाद मैंने संगीत सोम को बताया, और रईस चंद्र शुक्ला भी समाजवादी पार्टी के, वो भी हार चुके हैं इलाहाबाद दक्षिण सीट से। और सिराथू से एक बड़ा चेहरा भाई चुनाव हारे हैं, उस
बड़े चेहरे का नाम है यूपी के उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। मौर्य मौर्य दोनों एक ही जैसे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है भाई। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया है पल्लवी पटेल ने, जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है अपना दल। उसकी अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, और अनुप्रिया पटेल की बहन है पल्लवी पटेल। उन्होंने हरा दिया है यूपी के सिटिंग डिप्टी सीएम को। अब सतीश द्विवेदी सिद्धार्थनगर की जो इटावा सीट है वो हार चुके हैं, बीजेपी से हैं। बड़ी मुश्किल से एक आध सीटें वहां पे जीत पाए हैं बीजेपी वाले। और कुछ और लोग जैसे बात करें विनय शंकर तिवारी की, तो बसपा छोड़ के सपा में चले गए थे लेकिन हार गए। अवतार सिंह भड़ाना बहुत बड़ा नाम है भाई, ये आप लोग देखना एक बार गूगल पे सर्च करके, अवतार सिंह भड़ाना चुनाव हार चुके हैं। ये भाजपा को छोड़कर सपा और आरएलडी के साथ गए लेकिन खुद हार गए। और बलिया के सुरेंद्र सिंह बैरिया से टिकट न मिलने पर वीआईपी में गए। कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई सुप्रिया एरन बरेली कैंट से चुनाव हार गई। भाजपा से सपा में आई सुभावती शुक्ला गोरखपुर शहर से भी चुनाव हार चुकी हैं। अब यूपी में कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स जो 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं। एक बार उनकी बात कर लेते हैं। जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं, अगर उनकी बात करें तो उनमें से सारे के सारे बीजेपी वाले हैं भाई। पहली बार पहला जो नाम है वो नाम है साहिबाबाद सीट से सुनील शर्मा का। इनकी जीत का जो अंतर है वह 2,14,835। इन्होंने भी हराया है एक शर्मा जी को जिनका नाम है अमरपाल शर्मा। और आपको जान के खुशी होगी, आपके सामने एक खबर पढ़ने वाला है, जो सामने इंसान बैठा हुआ है इसका नाम भी है अंकित शर्मा। तो शर्मा लोग आपस की जंग में मारे गए। ठीक है, चलो मजाक कर रहा था। अगला जो नाम है नोएडा से पंकज सिंह, उन्होंने चुनाव हराया है सुनील चौधरी को। इनकी जीत हार का जो मार्जिन है वो 1,81,513 वोट है। पंकज सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। उसके बाद मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, इनके हार जीत का जो अंतर है वो है 1,18,072। इन्होंने हराया है रालोद के मनीषा अहलावत को। और आगरा उत्तर से चुनाव लड़े पुरुषोत्तम खंडेवाल, ये भी बीजेपी से। बताना है क्या सर भी बीजेपी वाले हैं 1 लाख से ज्यादा मार्जिन वाले। इन्होंने हराया है शब्बीर अब्बास को जो कि बसपा के हैं। इनका मार्जिन जो है 1,12,370 वोट का है। इसके बाद मथुरा से श्रीकांत शर्मा जी हैं। श्रीकांत शर्मा जी ने हरा दिया प्रदीप माथुर को, कांग्रेस के हैं, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं भाई। 1,09,803 वोट से। ललितपुर से राम रतन कुशवाहा जो कि भाजपा से, इन्होंने हराया चंद्रभूषण सिंह को जो कि सपा के हैं। इनका जो हार और जीत का मार्जिन है वह 1,07,215 का। हाथरस से हैं अंजुला सिंह जिन्होंने हराया है संजीव कुमार को बसपा से। और कई सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो बहुत कम वोटों से हारे हैं। अल्मोड़ा से जैसे भाजपा के कैलाश शर्मा है जो कि मनोज तिवारी से 141 वोट से हार गए हैं। ये हालांकि उत्तराखंड का है, ये अपने यूपी का नहीं है जो मैंने बताया है। इतने कम वोट का हार जीत का मार्जिन ना कैंडिडेट्स को रोने पर मजबूर कर देता है। खैर कोई नहीं, अब आगे कुछ चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के हारने के बाद ना वहां पे जो
7,337 वोट से हारे हैं। तो वहां पे ना हार जीत की बवाल हो चुका है, फायरिंग भी हो रही है लगातार। जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, आप सोच रहे होगे यार किसान आंदोलन की बात क्यों ले आए बीच में। किसान आंदोलन का क्या हो रहा, किसान आंदोलन का जो सीन है बहुत कम राज्यों में है। किसान आंदोलन मेरठ, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, इन जगहों पर देखने को मिला है। और इन जगहों में कौन कौन से जिले में कितनी सीट जीती हुई है बीजेपी ने। अगर मैं बात करें, मेरठ में 7 सीटें हैं, 7 में से 3 को बीजेपी ने जीत लिया और 1 सीट मिली है बस गठबंधन को। शामली में 3 सीटें हैं, 1 भी सीट नहीं जीत पाई बीजेपी, 3 की तीनों गठबंधन ले गया। बागपत में भी 2 सीट तो बीजेपी ले गई, 1 सीट गठबंधन को मिली। मुजफ्फरनगर में 6 में से 2 सीट मिली है बीजेपी को, 4 सीट ले गया गठबंधन। उसके बाद हापुड़ में पूरा का पूरा सफा कर दिया, बुलंदशहर को पूरा साफ कर दिया बीजेपी ने। गाजियाबाद सभी सीटें जीत गया। नोएडा की सारी सीटें बीजेपी के पास हैं। आगरा की सारी सीटें बीजेपी के पास है। मथुरा की सारी सीटें बीजेपी के पास हैं। अलीगढ़ की सारी सीटें बीजेपी के पास हैं। लखीमपुर खीरी की सारी सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर हम बात करें टोटल की तो 66 में से 54 सीटें तो भाजपा ने ही जीत लिया है और गठबंधन 12 सीटों पर सिमट के रह गया है। तो कह सकते हैं कि ये एरिया है इसमें से 120 सीट हैं, लेकिन असर सिर्फ 16 सीटों पर ही है और कोई नतीजा खास नहीं निकला है। फिर से वही, अब हारी क्यों, कुछ ऐसे मुद्दे जो कि विपक्षी दल अपना उन्हें हथियार नहीं बना पाए। अगर बात करें उन मुद्दों की तो पहला है जो खुले जानवर घूम रहे हैं और दूसरा है बेरोजगारी। ये 2 अहम मुद्दे थे विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष उन्हें नहीं अपना हथियार बना पाया। अगर विपक्ष उन्हें अपना हथियार बना लेता तो कह सकते थे कि चुनाव में बीजेपी नहीं आ पाएगी। लेकिन वही ना, क्या फर्क पड़ता है। और फिर से पंकज सिंह जो कि बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट्स में से एक हैं। भाई साहब, इनको अपने फादर का कुछ फायदा मिला और ये पिछले काफी समय से एक्टिव भी हुआ करते थे। आखिर क्या रीजन रहा कि जानवरों का एक मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा नहीं, जानवर और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया यूपी में। यूपी इलेक्शन में मुद्दा ना बन पाने का एक कारण ये रहा माय डियर फ्रेंड्स कि योगी जी और मोदी जी का क्रेज इतना ज्यादा चल गया कि समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे लास्ट में इन्होंने राशन दे दिया, तो जो एक पुराने लोग थे 60-65 साल वाले, उनके दिमाग में तो यही गया ना भाई साहब, खाने को मिल रहा है वही बहुत है, उसका बहुत बेनिफिट मिला। और फिर यूपी में एक खास करके हमारे भारत में ये है कि जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं करते। बीजेपी वालों ने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रचलित किया कि तुमने भाजपा का नमक खाया, भाई साहब गद्दारी नहीं कर सकते बीजेपी से। इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इलेक्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं एक बार ये जो खुला जानवर घूम रहे हैं इन पे, तो बीजेपी वालों ने सीधे बात की, भाई खुला जानवर घूम रहे हैं, सरकार इस पे कुछ ना कुछ कर रही है। लेकिन ये जानवर आए कहाँ से, हमारे ही जानवर हैं, हमने इनको सोसाइटी में छोड़ा है, समाज में छोड़ा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। सरकार थोड़ी एक जानवर को बांध के चारा खिलाने आएगी। हाँ, सरकार लोगों को भेजेगी, जब लोग नहीं ईमानदारी से काम कर पा रहे हैं तो हम क्या करें। बीजेपी ने इस चीज को अच्छे से बुनाया है कि सरकार अच्छा कर रही है, लोग अच्छा नहीं काम कर रहे हैं उसकी सरकार में। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा, सभी सरकारों ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की लेकिन नहीं बन पाया।
जितने भी विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस, कांग्रेस का एक था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, भाई एक भी सीट पे ठीक से नहीं लड़ पाई आप। क्या क्या लड़ रहे थे आप, समझ नहीं आता मेरी। और समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा जज्बा दिखाया, लेकिन वही ना कि कुछ हो नहीं पाया ठीक से। और सपा ने बेरोजगारी को काफी हद तक मुद्दा बनाए रखा, लेकिन एक उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया ना कि लड़के योग्य नहीं है, अगर लड़के योग्य होते तो उनको नौकरी दी जाती। खैर, ये रहा हमारी तरफ से एनालिसिस कि इसमें बीजेपी जीत की हकदार भी थी, एग्जिट पोल से भी बता रहे थे, हालांकि एग्जिट पोल भी लगभग सही साबित हुए हैं। खैर ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ आप सबसे, अगली वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हमारा एनालिसिस आपको पसंद आए तो उसको शेयर करना तो मत भूलिए भाई। बाकी विदा लेता हूँ।